शॉर्ट स्टोरीज हिंदी इमोशनल स्टोरी। हिंदी इमोशनल स्टोरी। हिंदी शॉर्ट स्टोरीज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वेबसाइट के इस अंक में आपको कई सारी हिंदी इमोशनल स्टोरी पढ़ने को मिलेगी। दोस्तों, कहानियों का हमारी जिंदगी में काफी महत्व होता है। बचपन में हम दादी नानी की कहानियां सुनकर काफी कुछ सीखते थे। उन कहानियों में हम खुद को जोड़ कभी राजा या कभी रानी बन जाते थे। आज फिर हम आपको हमारी कहानियों के माध्यम से मोहब्बत की उन गलियों में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं जहां आप फिर से इमोशनल हो जाएंगे। धन्यवाद। हिंदी इमोशनल स्टोरी बोझ। कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी कविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। कविता कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। कविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोकाटाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राज को खुद से फोन कर दिया। राज कविता को अपने घर ले गया। कविता को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी,
क्योंकि वह अपने घर जा रही थी अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु ये खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक कामवाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कामवाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। हिंदी इमोशनल स्टोरी बोझ। गुरप्रीत, नरगिसी फुल हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी। आज आशी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यही थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आशी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आशी का रोम रोम पुलकित हो उठता था। सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता और सबसे खास बात इन सबका सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आशी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का ये पौधा लगाया था। देखो ना आशी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मन्नी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। असीम को आशी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असीम बेशक चला गया था, लेकिन आशी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आशी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आशी और असीम की तरह। आशी रोज उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। आशी की रोज असीम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आशी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आशी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सुध पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आशी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आशी कागज कलम फेंककर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आशी कहाँ खोई हुई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आशी संभाल पाती, दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी फूल लिए। हिंदी इमोशनल स्टोरी नरगिसी फूल हिंदी।